अब हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के दूसरे अध्याय में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी से द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। और 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में दो पुरातात्विक शास्त्रियों ने, जिसमें दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी ने, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त की यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी एक भारतीय सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मेक, ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जे.पी. जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया और हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आरंभ में इसके खुदाई से प्राप्त चलता है कि आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिलते हैं। अतः वैज्ञानिकों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये सिंधु क्षेत्र और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपर, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता का अवशेष मिले हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में से बाहर थे। अतः इतिहासकार ने इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा और दक्षिणी सीमा इसका महाराष्ट्र में देमाबाद है और पूर्व में ये आलमगीरपुर जो यूपी में है पूर्वी सीमा है इसका, और बलूचिस्तान जो इसका पश्चिमी सीमा है जहाँ सुख्ता गोंडोर है। तो जम्मू कश्मीर से यहाँ महाराष्ट्र में फैला हुआ है और यूपी के आलमगीर से बलूचिस्तान प्रांत तक फैला हुआ था। ये उत्तर से दक्षिण में लगभग 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन और अनुसंधान द्वारा तकरीबन 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया जिसका प्रथम वर्णन उन्होंने 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। और 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विक दयाराम सहनी ने उत्खनन कर इस प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। तो दयाराम सहनी हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा काल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में ही राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की। कार्बन 14 पद्धति से हम लोग इसके एज के बारे में पता लगाए, एज का मतलब काल निर्धारण किए। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का इस आधार पे हम लोग इसे कह सकते हैं। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और 4 प्रजाति इसमें निवास करती थी: भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरोइड, अल्पाइन, मोंगोलाइड। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना।
सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान और उसके पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से पता चलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन प्रणाली और जल निकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थी। इसमें शासक वर्ग निवास करते थे। द्वितीय भाग में नगर और आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े हैं। आमतौर पर यह सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक आदि रहते इसमें थे। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी हुई थी। घरों का गंदा पानी उस नालियों में गिरा जाता था और जो इस छोटी नालियों से होते हुए मुख्य नाली में गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर नियोजन लगभग एक समान है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा का नगर नियोजन एक समान है। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का उपयोग किया हुआ है। आमतौर में प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुआं के अवशेष भी मिले। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की अद्भुत निर्माण है और इसमें जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है और मोहनजोदड़ो का स्नानागार एक अद्भुत निर्माण का उदाहरण है। और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं होता था। लोथल इसका अपवाद है। इनके दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़क पे ही खुलती थी और मकान बनाने में जो ईंट यूज होता था उसका जो साइज डायमेंशन है वो 4:2:1 के अनुपात में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है और तकनीकी, उत्पाद, धर्म के कार्यों में संलग्न था एक बड़ा भाग। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी बोला है। ऐसा किसने बोला? स्टुअर्ट पिगट ने बोला है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया। दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो रक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसका था 415 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जिसका 195 मीटर चौड़ाई था। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है और ये लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है और इसने केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड, जलाशय बनाया। शायद इसका उपयोग यज्ञ में किया जाता होगा। ताम्र और टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते। तो तांबे और टीन को मिलाकर के कांसे का निर्माण की पद्धति को हड़प्पावासी जानते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो दरवी मोम विधि से लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया है। चंदूदहो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसका सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया।
चंदूदहो एकमात्र पुरातात्विक स्थल है जो वक्राकार ईंटें मिलती है जहाँ पे, और चंदूदरो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है ये एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मेकन ने यहाँ से मनके बनाने के कारखाना और भट्ठी की खोज की है। अब हम लोग लोथल के बारे में आते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के किनारे तट पे स्थित है लोथल, और इसकी खोज सर्वप्रथम SR राव ने 1955 ईस्वी में की। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया। एक ही रक्षा प्राचीर मतलब पहले में हम लोग पढ़ते थे दो भागों में बांट करके सिंधु घाटी में था, प्रथम भाग में राजा रहते थे और दूसरे भाग में नगर था, और यहाँ पे लोथल में एक ही दुर्ग से किया गया था, और ये औद्योगिक नगरी न होकर एक प्रमुख बंदरगाह था। राखी गढ़ी के हिसार जिले, हरियाणा के हिसार जिले में प्रमुख पुरातत्व स्थल है। यहाँ से अन्नागार रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज में इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया जो नष्ट हो जाने का संभावना या खतरा इस पर रहता है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पे है। घग्गर नदी के बाएं तट पे है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खोदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा किया गया। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि सरकार हेतु 3 विधि का प्रमाण मिला है। आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार और पूर्ण समाधिकरण जो है 3 विधि, ये वहाँ से साक्ष्य मिला है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित पुरातत्व स्थल का खोज 1973 में RS बिष्ट द्वारा किया गया। इस स्थल में से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकासन प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल भी मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि में 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण के तकनीक से परिचित थे। यहाँ नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्गा भाग, मध्य नगर और निचला नगर। और धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेलने के लिए मिला है। अब हम लोग सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं के बारे में जानते हैं। हड़प्पा जो स्थल था वहाँ से कब्रिस्तान मिला है, समाधान पेटिका मिला है, शंख का बना बैल बना है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा हड़प्पा से मिली है, गेहूं, जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक, चक्र के साक्ष्य, सीपी के पैमाना, ये सारा हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से बृहद-स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा का अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए का साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है तथा मिट्टी के तराजू, सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। चंदूदरो अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपिस्टिक,
4 पहिए वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी मन के चंदू द्रोह से मिली है। कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेल के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कांच और मिट्टी के चूड़ियाँ कालीबंगा से मिला है। सिलबट्टा कालीबंगा से मिला है। सूती कपड़े के छाप कालीबंगा से। मानिक मिट्टी के मन के बेलनाकार मुहरे और मिट्टी के खिलौने प्रतीकात्मक समाधियाँ भी कालीबंगा से मिली है। लोथल एक बंदरगाह था। धान और बाजरे के साक्ष्य मिले यहाँ से। फारस की मुहरें मिली है। 3 युगल समाधियाँ मिली है। धान की भूसी भी मिली है लोथल से। मनका उद्योग का साक्ष्य मिला है। तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र लोथल से प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है सुरकोटदा से। पनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जौ और तांबे आदि मिले हैं। अब हम लोग जो पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा कालीन, वो किस नदी के किनारे है, उसके उत्खननकर्ता क्या है और उसका वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे हड़प्पा रावी नदी का स्थल पे है, रावी नदी के किनारे है। इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। 1926 से 1927 तक खोदा गया और पाकिस्तान के मेंटागोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे और सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। चंदूद्रो सिंधु नदी के किनारे है और अर्नेस्ट मेके इसके उत्खनन करता थे सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। बीबी लाल और बीके थापर इसके उत्खनन करता थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। अभी कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। फजल अहमद खां और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये अवस्थित है। रंगपुर भादर नदी किनारे अवस्थित है और RS राव उसको उत्खनन करता थे और गुजरात के अहमदाबाद जिले में अवस्थित है। रोपर सतलज के किनारे अवस्थित है और यज्ञदत्त शर्मा इसकी उत्खनन करता थे, पंजाब के रोपर जिला में अवस्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे अवस्थित था। RS राव इसकी उत्खनन करता थे और गुजरात के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अवस्थित है। सुक्ता गैंडोर दशक नदियों के नाम दशक नदी के किनारे अवस्थित है, उत्खनन करता। और खोज ओरल स्टेई पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। RS बिस्ट इसका उत्खनन करता था और हरियाणा के फतेहाबाद जिला में अवस्थित है। धौलावीरा JP जोशी द्वारा खोजा गया और RS बिस्ट द्वारा खोजा गया, गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। हड़प्पा कालीन जो लिपियां हैं इनके बारे में जानते हैं। हड़प्पा कालीन लिपियां में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखिरी के आयताकार मुहरे, तांबे के गुटिकाओं आदि पे मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला जो और 1923 ईस्वी तक इस लिपि को पूरी प्रकाश में लाया गया, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ या अर्थात चित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रुस्टोफेडन कहा गया और सबसे ज़्यादा चित्र U आकार और मछली के प्राप्त हुए। हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था और समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्गों की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की विशेष आर्थिक समझता को दर्शाती थी। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे और यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। चंदूद्रो
से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। अंत्योष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित की आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी प्रचलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, नापतोल प्रणाली, नक्षत्र, ग्रह, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी रखते थे। सेंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा थे। और इन लोगों का अब हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था और सिंधु घाटी के लोग का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और इसमें धर्म की महत्ता थी व्हीलर के अनुसार। और मुख्य काम तो इन लोगों का व्यापार वाणिज्य की ओर ज़्यादा आकृष्ट है। आर्थिक जीवन में हम लोगों प्रमुख बंदरगाह जो था इनका लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि था। हड़प्पा काल में माप की दशमलव प्रणाली नापतोल के इकाई में 16 के गुणक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया है। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, केला आदि फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ था। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर या कांसे के औजारों का प्रयोग किया करते थे। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे उस समय। धार्मिक जीवन, सेंधव सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूपों में किया करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीज के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने और कुछ जगहों से की मुहरे पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी आभास होता है। ये लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सेंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान सूर्य पूजा में होता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि और सात्विक जो चिन्ह होता है आदि की पूजा की जाती थी। सात्विक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सेंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्व समाधान, आंशिक समाधान, कलश समाधान। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जिनके मत अलग अलग हैं। जैसे विद्वान हैं गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों के पतन का कारण बाह्य और आर्यों का आक्रमण था। जॉन मार्शल अनरेस्ट मेके एवं आर.एस. रॉक का जो मत था वो बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता के लोगों का पतन का कारण माना। ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं। एम.एस. सहनी भूरात्विक परिवर्तन और जल प्लावन को कारण मानते हैं। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता को कारण मानते हैं। यूके केनेडी प्राकृतिक आपदा, मलेरिया या महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। सिंधु सभ्यता का जो देन है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़क और नालियों की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल और मिलती है और इनसे हम लोगों को कुछ सीखने को मिलती है कि वो कितने उच्च सभ्यता थी, शहरीकालीन सभ्यता थी। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न के तहत कुछ क्वेश्चन का जवाब सवाल तय करेंगे। जैसे हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा नहीं है? चंद्रद्रो, कोटदीजी, देसलपुर, सोहगोड़ा। तो सहगोड़ा इसका सही आंसर हुआ।
हड़प्पा कालीन में पाए जाने के मोहरे और ताराकोटा कलाकृति का निरूपण नहीं हुआ है। किसका? किस जानवर का? तो उसमें गाय है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन से संबंधित नहीं है एडम BM स्मिथ। और हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। भोगवा नदी के किनारे स्थित कौन सा है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे आपका स्थित है लोथल। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जल उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे वैदिक सभ्यता के साथ। धन्यवाद।